हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो बच्चों, पहले इस वाले चैप्टर में क्या है, आपके 2 साल पहले जो नया सिलेबस लागू हुआ था तब इसमें पोल्यूशन वाला टॉपिक इंक्लूड किया गया था और अब उसके बाद में पोल्यूशन वाला टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ हमको यहाँ पे वेस्ट के बारे में पढ़ना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मेटल्स। वेस्ट मेटल्स को ठिकाने लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं वो देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेस्ट का मतलब ही जानते हैं कि वेस्ट होता क्या चीज है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वेस्ट को बोलते हैं अपशिष्ट। क्या कहते हैं? अपशिष्ट। ओके, चलिए। सो ऐसी कोई भी चीज बच्चों जो हमने एक बार इस्तेमाल करके, यूज करके, क्या है, उसका जब प्राइमरी यूज ओवर हो जाता है तो हमारे लिए बेकार हो गई। एक बार यूज करने के उपरांत उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता, या फिर यूज करने के पश्चात उसमें कोई डिफेक्ट आ चुका है जिसको सुधारा ना जा सके और हमारे लिए अभी बिल्कुल वो बेकार हो गई है, उसको हमने छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया, लीव कर दिया। और इस प्रकार की कोई भी चीज जो हमारे किसी उपयोग की नहीं रह गई है, इसी को क्या बोलते हैं? वेस्ट कहते हैं। सो एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर इट्स प्राइमरी यूज। एक बार यूज कर लिया, उसका बेकार। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज आपने एक नया नया रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर को प्रॉपरली सुरक्षित इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में उसको कोई डैमेज नहीं हो, उसके लिए क्या होता है, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है। पहले थर्मोकोल की पैकिंग होती है, उसके बाद एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, ठीक है कि नहीं, क्या गत्ते का बॉक्स होता है। घर में लाए, ओपन किया, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर दिया, तो वो जो डब्बा बेकार है गत्ते का, थर्मोकोल, वो सब बेकार ही हो गया, वो किसी काम नहीं आता है। तो प्राइमरी यूज क्या था बताओ उस चीज का, उस केसिंग का प्राइमरी यूज क्या था? उसको ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्रोटेक्शन देना, जो कि कर चुका वो। अब एक बार फ्रिज घर में लग गया तो बार बार इधर से उधर जाता नहीं है, नॉर्मली वो लगा रहता है वहीं पे, तो उन डब्बों का कोई काम नहीं रहता, वो वेस्ट हो गए। समझ में आ गया? इसी प्रकार से बहुत सारा थर्मोकोल है, शादी समारोह में डेकोरेशन के लिए यूज होता है, और एक बार शादी ओवर हो गई, वो तोड़ फोड़ करके ऐसी कचरा बन जाता है, ठीक है, ये भी वेस्ट हो गया। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं, हमारी दवाई के पत्ते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलते हैं, तो पैकिंग के लिए काम में आते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मान लो आपको किसी ने बर्थडे का गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट पेपर में रैप करके दिया, तब तक तो सुंदर लग रहा है, जैसे आपने गिफ्ट पेपर रैप खोला, बेकार हो गया रैपर, फेंकना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज जो एक बार यूज कर लेने के उपरांत में बेकार हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है, कोई उसका यूज नहीं बचता, इस प्रकार की चीज क्या कहलाती है? वेस्ट कहलाती है, अपशिष्ट, और उसको फेंक देते हैं। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट चीज है नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेस। बच्चों, ये वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये सूर्य से आने वाली जो इंफ्रारेड रेज है, हीट रेज है, उसको ट्रैप करती है और हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा करती है। ये हीट को वापस लौट के जाने नहीं देती रिफ्लेक्शन के बाद में। सो इनके कारण हमारे टेम्परेचर का, हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये मेन मेन गैसेस हमारी है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में तो ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। फिर मीथेन भी है, वैसे मात्रा बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इट आल्सो कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड उसके बाद आता है हमारा वाटर वेपर, भाप जो होती है, तो ये भी बहुत सारी हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस। These gases trap the sun's heat rays and do not allow these rays to escape back into the outer space. Clear? आगे और देखेंगे इसके बारे में, एक छोटा सा टॉपिक आएगा। The greenhouse effect produced by CH4, यहाँ आएगा प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जो मीथेन गैस है बच्चों, मीथेन गैस के द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो 20 गुना अधिक है हीटिंग इफेक्ट किसके मुकाबले? कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। तो मान लेते हैं कि बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में हो, तो मीथेन गैस 20 गुना अधिक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी किसके मुकाबले? कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, ठीक है। तो मेन गैसेस ये, सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों। CO2 का जो परसेंटेज है नियरली 0.03% है। पहले 0.024 हुआ करता था 10-20 साल पहले तक, लेकिन अब ये बढ़ के क्या हो गया? 0.03% हो गया है। ये भी क्या है? बहुत अधिक है। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ग्लोब का टेम्परेचर बहुत खतरनाक लेवल तक बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो है वेजिटेशन वो नष्ट हो सकती है, छोटे मोटे प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये नष्ट हो सकती है, ठीक है कि नहीं? तो बायोडाइवर्सिटी पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चलिए, व्हाट इज लैंड फिल? लैंड भूमि, फिल मतलब भर देना। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कई ऐसे देश बच्चों जहां पर कि उनका इलाका बड़ा सारा हो,
काफी सारा अगर उनके पास एरिया अवेलेबल हो, खाली पड़ी बेकार भूमि है, बंजर भूमि है, तो अगर कोई निचला इलाका है, बंजर भूमि का निचला खुदा हुआ इलाका है, माइंस वगैरह में बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे, तो लो लाइंग एरिया जो होता है उसमें कूड़ा कचरा भर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और जब ऊपर तक भर जाता है तो उसमें कुछ 2-4-5 फीट लेयर जो होती है फ्रेश सॉइल की बिछा देते हैं और कूड़ा अंदर कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि कूड़े कचरे से निजात पाने का। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इलाका लो लाइंग एरिया वेयर द गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा जो होता है वेस्ट मटेरियल इट इज डम्प्ड इन द ओपन एरिया एंड देन इट इज कवर्ड विद फ्रेश सॉइल इज कॉल्ड लैंडफिल। ठीक है, और ये अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है, जो विकासशील देश है। इंडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है कि नहीं क्या? और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो बहुत ही मॉडर्न तरीके इस्तेमाल होते हैं वेस्ट को ठिकाने लगाने के, उनमें एनर्जी भी खर्च होती है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मेथड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कूड़े कचरे को किसी लो लाइंग इलाके में डंप कर देते हैं और ऊपर से उसको फ्रेश सॉइल से कवर कर देते हैं। ठीक है, सो अ लो लाइंग ओपन एरिया वेयर गार्बेज इज डंप्ड। ठीक है, एक निचला भूमि का हिस्सा जहां पे कि कूड़े कचरे को ढेर लगा देते हैं एंड देन इट इज कवर्ड विद फ्रेश सॉइल, और ऊपर से फ्रेश मिट्टी की कुछ परतों से ढक दिया जाता है, ये कहलाता है लैंडफिल। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज वेरी कॉमन टुडे। सबसे चीप तरीका है, बहुत आसानी से किया जाता है, हमारे नीमका थाने में भी यही किया जाता है। कूड़े कचरा जो भी यहाँ से जो भी ये हॉपर्स कलेक्ट करके ले जाते हैं, गाड़ियां जो आती हैं नगर पालिका की, ये एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के इसको डंप कर देती है। ठीक है कि नहीं, निचले इलाकों में, एंड इट इज प्रैक्टिस इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है? तो विकासशील जो देश हैं उसमें ये मेथड बहुत ही कॉमन है। विकसित देशों में अलग तरीके होते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चों दो अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट है, वेस्ट को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द वन which are called biodegradables and the other ones which are called non बायोडिग्रेडेबल। चलिए वन बाय वन देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, इनके बीच में कंपैरिजन किया हमने। ठीक है, तो बच्चों वर्ड्स जैसा कि सजेस्ट करता है, बायो मतलब लिविंग और डिग्रेड मतलब डिकम्पोज करने योग्य। तो ये वो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको यदि हम मिट्टी में डाल दें तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको स्मॉलर सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? अपनी एंजाइम्स की मदद से। तो ये वेस्ट जैसी मिट्टी में जाएगा तो जो माइक्रोब्स हैं, सॉइल के जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब उस पे अपने एंजाइम्स रिलीज करके उसको तोड़-फोड़ करके डाइजेशन का काम करते हैं और उसको सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एंजाइम्स के बाद में, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर देन यूज्ड अप बाय प्लांट्स और मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के वेस्ट व्हिच कैन बी डिकम्पोज, नष्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। और इनका ओरिजिन भी प्लांट और एनिमल का ही होता है, मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल से मिलने वाला वेस्ट जो लिविंग ओरिजिन का हो वही बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, सिंथेटिक नॉर्मली नहीं होते। ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? ये वो वेस्ट होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? दे कैन नॉट डिकम्पोज दीज वेस्ट, उनको सड़ा करके नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, एक बार मिट्टी में डाले पड़े रहेंगे लंबे समय तक। समझ में आ गया? सो दीज वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाय सॉइल माइक्रोब्स into simpler substances with the help of their enzymes after some time। कुछ समय बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल माइक्रोब्स। उसके बाद अगर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ फोड़ करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। तो सच अ वेस्ट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एनहांसिंग इट्स फर्टिलिटी। क्योंकि बच्चों मिट्टी में हम प्लांट्स उगाते हैं, प्लांट्स लगातार उससे पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो मिट्टी में उपजाऊपन की कमी आ जाती है। तो लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐड होता जाता है मिट्टी में तो उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में उसकी भरपाई की जा सकती है। तो इससे मिट्टी की उपजाऊपन जो होता है ना, उर्वरता, वो बरकरार रहती है, कमी नहीं आती। ठीक, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, ये मिट्टी के प्रकार, टेक्सचर, पार्टिकल साइज, फर्टिलिटी इसको डैमेज करते हैं। तो दीज वेस्ट दे डैमेज द सॉइल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। टेक्सचर होता है बनावट, पार्टिकल साइज, कंपोजिशन, सॉइल के कंपोजिशन को बिगाड़ते हैं और उसके जो उपजाऊपन है उसमें भी कमी ले आते हैं, पेड़ पौधे उगने में दिक्कत आती है अगर ये वेस्ट होते हैं मिट्टी के अंदर। These waste when added to soil increase the population of useful microorganisms। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड है, तो ये जितना ज्यादा वेस्ट मिट्टी में जाएगा उतना ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं जो उनको भोजन के रूप में यूज करते हैं, उनकी तादाद, उनका जो पॉपुलेशन है, संख्या, वो बढ़ जाएगी मिट्टी में,
जबकि इनसे पॉपुलेशन कम हो जाती है। These waste when added to soil decrease the population of useful microorganisms. तो जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या मिट्टी में घट जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कारण। ठीक है, चलिए चौथा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनका डिस्पोजल, इनको ठिकाने लगाना बहुत इजी होता है। क्या? इट कैन बी यूज फॉर लैंडफिल और कंपोस्टेड। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो हम क्या कर सकते हैं, लैंडफिल मतलब निचले इलाके जो है मिट्टी के जो गड्ढे हैं उनमें हम भर सकते हैं, या फिर इसको कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है हम स्मॉल स्केल पे भी काम कर सकते हैं। हमारे घर से निकलने वाला जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें हम क्या, किचन गार्डन में जाकर के एक 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोदा हमने, ठीक है, उसमें वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किचन से अधिकतर निकलता है, फल सब्जियों के पील्स वगैरह हो गए, चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई कुटी हुई जो चाय में डालते हैं, इस प्रकार के जो हमारे किचन से निकलने वाला वेस्ट है उस सबको हमने क्या कर दिया, कलेक्ट करके एक बकेट में कलेक्ट कर ले और उसको रोज का जो डेली बेसिस पे वेस्ट होता है उसको छोटे से मिट्टी के गड्ढे में डाल दें। 10-20 सेंटीमीटर का वो कचरा हो जाए तो उसके बाद फिर एक मिट्टी की परत डाल दें, फिर उसके बाद फिर वापस कचरा, फिर मिट्टी, इस प्रकार से 2-3 लेयर जमा करके उसको ढक दे। 2-3 महीने में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसका डिस्पोजल बहुत आसान है, समझ में आ गया? स्मॉल स्केल पे घरों में भी कर सकते हैं, लैंडफिल में भी डाल सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं जो ऑर्गेनिक खाद है। सो इट्स डिस्पोजल इज इजी, इट कैन बी यूज्ड फॉर लैंडफिल और कंपोस्ट भी किया जा सकता है, खाद ऑर्गेनिक बनाई जा सकती है। तो एग्जांपल इसमें क्या क्या आ गया, किचन वेस्ट, किचन से निकलने वाला फल सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो, एनिमल डंग, डंग मतलब गोबर होता है, DUNG होगा स्पेलिंग, ठीक है। तो जो जानवरों का गोबर होता है वो भी हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से जमीन पे ढेर लगा देते हैं, कुछ दिनों में वो डिकम्पोज होकर बहुत अच्छा खाद बन जाता है, खेतों में यूज करते हैं, कंपोस्ट या मैन्योर भी बोलते हैं। सीवेज मतलब जो नालियों का गंदा पानी है, ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज करके और इससे भी खाद बना सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट, हमारा खेती बाड़ी से निकलने वाला बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खेतों से जब अनाज निकाल लाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो लेफ्ट ओवर होता है, क्रॉप्स का बचा हुआ किस्सा, बचा हुआ जो जड़ें वगैरह होते हैं जो वहीं पे मिट्टी में छोड़ देते हैं, उसको हल चला के वहीं पे मिक्सअप कर दिया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भोजन बन जाता है। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। उसके बाद नेचुरल फाइबर्स लाइक, और जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जूट हो गया, पटसन, कॉटन हो गया, कपास हो गया, सिल्क, वूल, ऊन, लेदर, चमड़ा, पेपर जो कि लकड़ी से मिलता है, ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के, इनका सबका उत्पत्ति ओरिजिन जो है वो लिविंग बीइंग से आते हैं, प्लांट से, एनिमल से आते हैं। ये सारे वेस्ट जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको सीधे ही मिट्टी में नहीं फेंक सकते क्योंकि मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहेंगे, तो इससे प्रॉब्लम होती है, डिस्पोज करना मुश्किल है। तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं हमारे, प्लास्टिक्स आ गए, मैनमेड प्लास्टिक हो गए, मेटल के टुकड़े, धातु के टुकड़े हो गए, जंग लगी ब्लेड, मेटल पीसेस हो गए, रस्टेड आयरन नेल्स, लोहे की जो कीलें होती है जंग लगी हुई टेढ़ी मेढ़ी, वो रस्टेड ब्लेड्स, जंग लगी ब्लेड हो सकती है, पॉलिथीन हो सकता है फटी पुरानी, ईंटों के रोड़े टुकड़े हो सकते हैं, रबर हो सकता है, सिंथेटिक फैब्रिक्स लाइक रेयन, टेरिलीन, ये सिंथेटिक फैब्रिक्स हो सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, मिट्टी में जाने का सड़ते नहीं है, लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ब्रोकन ग्लास बोल सकते हैं, कांच के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इनको सीधे मिट्टी में फेंकेंगे तो लंबे समय तक वहीं पड़े रहेंगे, उपजाऊपन में कमी लाते हैं। दे डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इनसे पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं कुछ समय बाद में, जबकि ये पड़े रहते हैं मिट्टी में, दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या इट एमिट्स फाउल स्मेल, बच्चों जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सड़ता है ना, डिकम्पोज होता है मिट्टी में, तो उससे बहुत ही बेकार कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि बैड स्मेल क्रिएट करती हैं, जबकि ये सड़ता नहीं है, ये बस पड़ा रहता है लेकिन सड़ता नहीं है। सो इट जनरली डू नॉट एमिट फाउल स्मेल। तो ये प्रकार का जो वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे कोई बैड स्मेल नहीं आती, इससे आती है फाउल मतलब बैड स्मेल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कई प्रकार के जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलते हैं, उसमें से कई बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसके संपर्क में आते हैं तो हमको क्या है कि इन्फेक्शन वगैरह बीमारी लग सकता है। टाइफाइड फॉर एग्जांपल हो गया, ठीक है, टेटनस हो गया, ये मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से ही होते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो इस प्रकार का जो वेस्ट होता है इससे हमको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। हॉस्पिटल से निकलने वाला कई प्रकार का मेडिकल वेस्ट है, इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, कॉटन गॉज हो गया, पट्टियां हो गया, ब्लड लगी टिश्यू, तो इन सबको अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं इधर-उधर मिट्टी में तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। समझ में आ गया? जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। सो इट मे बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि मैंने बताया डिकम्पोज होता है तो कई प्रकार की इसमें से गैसेस निकलती है। मेन गैसेस इसमें से है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। समझ में आ गई? ये दो मेन गैसेस निकलती है सड़ने के बाद में, CO2, मीथेन एंड एक और क्या बताया मैंने,
हाइड्रोजन सल्फाइड, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती क्योंकि सड़ता ही नहीं है। सो इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग में मदद मिलती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ में आ गया? ये था हमारा बच्चों कंपैरिजन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। मैंने काफी सारे लिखवा दिए पॉइंट्स। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पेपर बच्चों। हमारा एक ऐसा प्रेशियस चीज है जो हम बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, और ये पेपर हमको मिलता है लकड़ियों से, लकड़ियां आती है जंगलों से। तो अगर सपोज हम पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे तो जंगलों का विनाश तय है, बहुत तेजी से जंगल काटे जाएंगे, बहुत ज्यादा लकड़ी कहां से लाएंगे हम? ठीक, तो अगर हम किसी प्रकार से पेपर के यूसेज पे लगाम लगा दें, ठीक, तो हम हमारे जंगलों को बचा सकते हैं। सो हाउ कैन वी रिसाइकिल पेपर? तो क्या हम पेपर की रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया? हाउ कैन वी सेव एंड रिसाइकिल? रिसाइकिल होता है उसको दोबारा से नया रूप देना फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। ठीक, सो पेपर कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट वुड, जंगलों से मिलने वाली जो लकड़ी होती है वहां से हमको पेपर मिलता है। इफ वी कैन सेव पेपर वी कैन सेव अवर प्रेशियस ट्रीज। यदि हम पेपर को किसी प्रकार से बचा पाए तो एक तरह से हम हमारे जो अनमोल पेड़ है, वन संपदा है, उसको भी बचा पाएंगे। पेपर कैन बी सेव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो कौन से तरीके हैं जिससे कि पेपर हम बचा सकते हैं? तो रिसाइकलिंग तो एक ऑप्शन है। पहली बात तो यूज ही कम कर दो। ठीक है, चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर इन डे टू डे लाइफ। कोशिश करो दैनिक जीवन में पेपर का प्रयोग कम से कम करो। वी कैन यूज ई बुक्स, किताबें यूज करनी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारी किताबें अवेलेबल, उनके सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे इसको देखा जा सकता है, मोबाइल्स पे। ई बिल्स वाइल ट्रेडिंग, समझ में आ गया? जब हम बिल वगैरह लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ले सकते हैं, जो कि आपको मोबाइल पे सीधा ही डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है मेल के जरिए, आपको पेपर की जरूरत नहीं होती। ई टिकट्स, इलेक्ट्रॉनिक टिकट आजकल मोबाइल में ही दिखा देते हैं मैसेज, तो पता चल जाता है आराम से। तो मोबाइल मैसेज के माध्यम से आप प्लेन्स की, एरोप्लेन्स की या फिर ट्रेन की टिकट दिखा सकते हो। ई बैंकिंग, हम बैंकिंग वगैरह में भी कोई हम जो नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक्स वगैरह हो गया, फॉर एग्जाम्पल मनी ट्रांसफर के लिए चेक हो गया, करेंसी नोट्स हो गया, ड्राफ्ट वगैरह हो गया, इनका यूज कम करके हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से क्या होगा, पेपर की बचत होगी, बहुत सारा प्रिंटिंग नहीं होगा। ई करेंसी, ई करेंसी मैंने बताया कि जस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फंड्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इसलिए हमको क्या है, जो पेपर करेंसी उसको हैंडल करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेपर करेंसी में भी बहुत पेपर बर्बाद होता है। एंड प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, समझ में आ गया? लेन देन में हम कैश का यूज ना करके क्या करें, डिजिटली हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हमारे, जैसे पेटीएम होता है, गूगल पे है, इस प्रकार की चीजें अगर हम यूज करें तो हम क्या है, पेमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रमोट करके हम पेपर का यूज मिनिमाइज, कम से कम कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक, उसके बाद आता है वेस्ट पेपर। एक बार पेपर यूज कर लिया, वेस्ट हो गया, उसको दोबारा यूज कर लो कोई अलग पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल आपने पेपर, अखबार पढ़ लिया, न्यूज़पेपर, अब उस न्यूज़पेपर का क्या करें, अगले दिन तो बेकार हो गया, तो उसको जमा करके रख लिया जाए। हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी शेल्फ में उसको बिछा सकते हैं, हम किसी, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह आती है उनको कवर कर सकते हैं, कवर चढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोसरी वगैरह के लिफाफे बना सकते हैं। आप देखो ना, मार्केट वगैरह में जाते हैं तो कई बार छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं वो पॉलिथीन में सामान डाल के देते हैं, पॉलिथीन की जगह पेपर के एनवेलप यूज कर सकते हैं। तो पेपर को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, रद्दी में जल भी जाएगा, वो जलाना तो नहीं है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में जाकर के, तो उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं बताओ? न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड टू मेक ग्रोसरी एनवलप्स, लिफाफे जो होते हैं ना ग्रोसरी डालने के लिए, वो बनाए जा सकते हैं। फॉर कवरिंग बुक्स, बुक्स का कवर चढ़ाया जा सकता है। सेलिंग द रेस्ट टू जंक डीलर, और एक्स्ट्रा बच गया न्यूज़पेपर, आप कबाड़ी वालों को दे दो, वहां रिसाइकिल हो जाएगा ये दोबारा से इंडस्ट्री में जाकर के। पोस्टेज एनवलप, जो एनवलप आते हैं जो कि हमारे डाक विभाग से आते हैं, इन एनवलप को एक बार हमने यूज कर लिया तो उसको खोल करके उल्टा रिवर्स में चिपका करके उसको वापस से एक और बार यूज कर सकते हैं। एक एनवलप को दो बार यूज किया जा सकता है, तो इससे भी क्या पेपर की बचत होगी। देन तीसरा हमारा मेथड है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर। जो बेकार पेपर होता है उसकी रिसाइकलिंग कैसे करेंगे हम? तो जो बेकार पेपर है उसको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, रद्दी जो हमारी कॉपियां किताबें जो बच गई, जो यूज हो चुकी है, फट गई हैं, उनको हम फैक्ट्रीज में कबाड़ी वाले के थ्रू भिजवा देते हैं। वहां पे क्या है, तो जंक डीलर मतलब कबाड़ी वाला, वहां उसको एक ताजा जो पेपर है जो फ्रेश लकड़ी का बनता है उसको हम 5 या 6 बार रिसाइकिल कर देते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली जो बेकार हो जाता है उससे भी हम क्या है, पेपर कप्स, प्लेट्स, कार्डबोर्ड, पैकिंग मटेरियल, इस तरह की चीजें उससे भी बना सकते हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग मेथड। इससे बहुत सारा पेपर बचेगा, पेपर बचेगा तो हम हमारे पेड़ों को भी, जंगलों को भी बचा सकते हैं, जो कि प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ओके। तो समझते हैं बच्चों, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं ना, बहुत ठंडे प्रदेश, बर्फीले प्रदेश, साइबेरिया हो गया, जैसे नॉर्वे हो गया, वहां पे 5-5 6-6 महीने तक बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है। तो इतने ठंडे प्रदेशों में हरे पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल है, फल सब्जी उगाना। तो वहां लोग क्या करते हैं, कुछ मोटे मोटे कांच के घर बना लेते हैं, जिनकी दीवारें भी कांच की होती हैं और उनके छत भी क्या होती है, कांच की ही होती है, स्लांटिंग छत है, ठीक है। वहां पे सनलाइट जो होती है दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, और वो भी बहुत हल्की आती है। तो ये सनलाइट जो होती है वो ग्लास के हाउसेस में ट्रैप कर ली जाती है। कांच की एक प्रॉपर्टी होती है, वो सन से आने वाली जो हीट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेज, उनको अंदर आने देता है मोटा कांच, और एक बार ट्रैप हो गई तो उसको वापस बाहर निकलने नहीं देता। तो इस प्रकार के कांच के हाउसेस बना दिए जाते हैं वहां पे ठंडे प्रदेशों में, और उसके अंदर गमलों में, बेड्स में, फ्लावर बेड्स वगैरह में छोटे मोटे प्लांट्स, हरियाली डेवलप कर ली जाती है, छोटे मोटे प्लांट्स लगा लिए जाते हैं, तो दूर से बिल्कुल हरा हरा दिखाई देता है। इस प्रकार के घर जहाँ पे हरियाली स्थापित कर दी गई है, थोड़ा हाइयर टेम्परेचर बना करके, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ग्लास का जो इफेक्ट है हीट को ट्रैप करने का, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। अभी इसी को हमारे एटमॉस्फेयर पे लागू किया जा सकता है, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, उसमें कई ऐसी गैसेस हैं जो कि बिल्कुल ग्लास की तरह, थिक ग्लास की तरह ही काम करती हैं। ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, एक कोटिंग बना के रखती है हमारे धरती की सतह के चारों ओर, हमारा एटमॉस्फेयर। और ये जो गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये गैसेस सन से आने वाले जो हीट रेज है, इंफ्रारेड रेज, इनको एटमॉस्फेयर में प्रवेश तो करने देती है। फिर इंफ्रारेड रेज क्या होती है, हमारे धरती की सतह से टकराती है, धरती की सतह को तपा देती हैं, पानी की सतह को तपा देती हैं, और लौट करके जब ये रिफ्लेक्शन के बाद में जब वापस लौटने लगती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसको वहीं रोक लेती हैं, और ये हीट रेज एस्केप होके आउटर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, आउटर स्पेस में नहीं जा पाती, और इससे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म ही बना रहता है। समझ में आ गया। और इस कारण से रात के समय हमारा जो धरती है उसका तापमान बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है, हमारी धरती को गर्म बनाए रखता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर अर्थ। धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्टिव, सुरक्षा कवच की तरह, ब्लैंकेट, कंबल की तरह काम करता है धरती के लिए। द एटमॉस्फेयर अलाउज सन्स द एटमॉस्फेयर अलाउज सन्स इंफ्रारेड रेज टू एंटर इट। समझ में आ गया। जो एटमॉस्फेयर है वो सूर्य की जो इंफ्रारेड रेज है उनको आने तो देता है धरती पे, एंड रीच द अर्थ सरफेस, और धरती की सतह पे पहुंचने भी देता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। बट द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आर नॉट अलाउड टू एस्केप बैक इनटू आउटर स्पेस। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में धरती की सतह से टकरा के जब रेडिएशन वापस जाने लगेगा तो उसको स्पेस में वापस जाने नहीं देता है। और यही कारण है कि धरती का एटमॉस्फेयर क्या है, धरती को गर्म बनाए रखता है। दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों ये जो इफेक्ट है ये एक मॉडरेसी में ही, एक एवरेज लेवल का हो तो ठीक है, बहुत कमी होगी नुकसान होगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी नुकसान होगा। समझ में आ गया। तो देखते हैं इसके फायदे क्या, नुकसान क्या। तो सबसे पहला फायदे देखेंगे, इट मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर इन ए मॉडरेट रेंज सूटेबल फॉर लाइफ। तो हमारे धरती का जो तापमान है एक मॉडरेट सी रेंज में रखता है, मीडियम रेंज में बनाए रखता है। तापमान बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, बहुत ज्यादा चढ़ता नहीं है। समझ में आ गया। तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने देता, 20-25 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं होता दिन और रात के तापमान में। बच्चों हम चंद्रमा में चले जाएं जहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे दिन और रात के तापमान में कम से कम भी 300-250 से 300 डिग्री का फर्क होगा, और हमारी धरती पे मात्र 20-25 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं होता, और इस कारण से जीवन यहाँ संभव हो पाता है। Because of this effect, the temperature of the earth does not fall too much at night. तो रात के समय ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। बच्चों अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, रात में हमारे धरती का सतह का टेम्परेचर -150 से -200 के आसपास हो जाता है। चंद्रमा पे -173 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। 170 डिग्री माइनस का ये चंद्रमा पे टेम्परेचर रात के समय। समझ में आ गया। डार्क साइड जो है, ठीक है। और जो ब्राइटर साइड है वहां पे दिन में जो होता है वो 125, 150, 140, 150 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। तो इतना भयंकर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में। चलिए डिसएडवांटेजेस, अगर लिमिट के बाहर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखेंगे। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में लिमिट के बाहर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो इससे धीरे धीरे क्या है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पूरे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, विच विल ट्रिगर एडवर्स चेंजेस इन वेदर पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा संसार है उसमें जो मौसम का जो पैटर्न है उसमें भारी बदलाव आ जाता है। ऐसी जगह पे बारिश होती है, बाढ़ आती है खूब ज्यादा। देखो आए दिन अभी आजकल बहुत जगह जहां पहले बहुत ही कम बारिश होती थी, आजकल बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है। ठीक है कि नहीं क्या? द इंक्रीज्ड ग्लोबल टेम्परेचर विल एक्सिलरेट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का जो पिघलना है बहुत तेज हो जाएगा। और ग्लेशियर जो होते हैं पूरे संसार में मीठे पानी के सोर्सेस है, नदियां झीलें यहीं से निकलती हैं। तो ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होंगे, पोलर आइस ध्रुवों पे जमी बर्फ तेजी से मेल्ट होगी बढ़ते तापमान के कारण, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू फ्लड्स इन रिवर्स एंड ओशंस। तो बाढ़ आ जाएगी, ओशंस का लेवल बढ़ जाएगा, खूब सारा पानी समा जाएगा समुद्रों में, महासागरों में, वहां से तट पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा जो हमारा समुद्री कोस्टल इलाके हैं वो डूब जाएंगे, ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, बाढ़ आएगी। ठीक है, और इससे बहुत ही ज्यादा तबाही होगी कोस्टल रीजन्स में, बड़े भयंकर तूफान स्टॉर्म्स वगैरह आएंगे। तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो। ठीक है, चलिए अब हमको क्या एक आर्टिफिशियल एग्जांपल देना ग्रीन हाउस का। गिवन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस। तो मैंने बताया था ये कि कोल्ड कंट्रीज में कैसे कांच के बने हुए घर जो होते हैं वो ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज ग्लास हाउसेज मेड अप ऑफ थिक ग्लास शीट आर मेड। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में, ठंडे कंट्रीज में कांच के मोटे मोटे कांच के घर बनाए जाते हैं जिसमें दीवारें और छत स्लैंटिंग अवस्था में कांच की ही बनी होती है। दे आर मेड विच ट्रैप सन्स हीट इनसाइड। और वो अंदर क्या है, सूर्य से आने वाली जो हीट रेज है उसको ट्रैप कर लेते हैं। सच ग्लास हाउसेज आर यूज्ड to grow plants and also called greenhouse and are also called greenhouses। और इनके अंदर क्या होते हैं, फल सब्जियां प्लांट्स उगाए जाते हैं छोटे गमलों में, मिट्टी के जो फ्लावर बेड्स हैं क्यारियों में। और इस प्रकार के जो हाउसेस होते हैं यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई देती है अंदर, इसी को हम ग्रीन हाउसेस के नाम से जानते हैं। ठंडे प्रदेशों में ऐसा किया जाता है। चलिए बच्चों, प्रदूषित पानी जो हमारा पोल्यूटेड वाटर होता है, इसको पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और पानी जो होता है, पानी प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच जो होता है 7 होता है। तो हम जो पानी पीते हैं ना वो डिस्टिल्ड नहीं होना चाहिए। पीने का जो पानी उसमें कुछ मिनरल्स होने चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन बेसिक होना चाहिए। तो जो हमारा पीने का पानी है उसका जो पीएच रेंज है, पीएच होता है बच्चों ये एसिडिक या बेसिक नेचर को डिफाइन करता है। तो हम पढ़ेंगे एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो जो पीएच है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इसका फुल फॉर्म है। तो पीएच की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर के 14 तक होती है। 0 से 7 जो है वो एसिडिक रेंज है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 14 बेसिक रेंज होती है। तो 7 से लेकर के 8.5 तक पीएच वैल्यू होनी चाहिए हमारे पीने के पानी की, स्लाइटली बेसिक। 7 न्यूट्रल होता है, स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, थोड़े बहुत मिनरल्स पक्का होने चाहिए, जरूरी जो हमारे शरीर के लिए है। ठीक, उसके बाद अगला आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या है और ये किस चीज से संबंधित है? तो एसपीएम बच्चों एयर पोल्यूशन से संबंधित है। हमारा जो एयर है उसके अंदर कई प्रकार के कण, छोटे छोटे बहुत सारे कण, डस्ट के हो सकते हैं, केमिकल्स के हो सकते हैं, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है, राख हो सकती है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे बारीक बारीक जो कण रूपी सब्सटेंसेस होते हैं, कण। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि अपने हल्के वजन के कारण लंबे समय तक एयर में लटके रहते हैं और सांस के साथ अंदर जाके कई तरह की बीमारियां फैला सकते हैं। इस प्रकार के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। लटके हुए हवा में पार्टिकल मैटर जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे होते हैं, इजीली दिखाई नहीं देते। तो ये सांस के साथ बॉडी में जाएंगे, लंग्स में प्रवेश करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां फैला सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम स्टैंड्स फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, हवा में लटके हुए बारीक बारीक कण। इट में इंक्लूड फॉलोइंग, और इसमें क्या क्या हो सकता है? ठीक है, इट में इंक्लूड फॉलोइंग, क्या क्या हो सकता है बताओ? फाइन डस्ट पार्टिकल्स, बहुत महीन धूल मिट्टी के कण, पोलन ग्रेन्स जो पराग कण होते हैं फूलों के, फ्लाई ऐश उड़ती हुई जो राख के कण होते हैं, ये नॉर्मली सीमेंट इंडस्ट्री से खूब निकलता है, गंदा गंदा काला काला धुआं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ी मोटर का जो एग्जॉस्ट होता है उससे जो काला काला धुआं निकलता है उसमें ये कार्बन के कण हो सकते हैं काले काले। लेड ऑक्साइड जो पेट्रोल के जलने से निकलता है। ये सारी की सारी चीजें हो गई एसपीएम, और ये हमारे एयर पोल्यूशन से संबंधित। समझ में आ गया? इट इज रिलेटेड विद एयर पोल्यूशन। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। वेस्ट मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है वेस्ट को इस प्रकार से सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाना
कि हमको कोई बाधा ना हो, इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा रहे, हमारे लिए भी कोई परेशानी नहीं बने। तो बच्चों संसार भर में आज ऐसा कोई पर्सन नहीं जो वेस्ट जनरेट नहीं करता होगा। हर कंट्री में, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, या वो क्या है डेवलपिंग नेशन हो, हर कंट्री को आवश्यकता है वेस्ट को अपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की, रख रखाव के, ठिकाने लगाने की। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है देखेंगे, एंड कौन कौन से जो मेथड्स अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। चलिए, तो वेस्ट मैनेजमेंट, द टर्म इन ब्रॉड सेंस refers to the proper disposal of various kinds of waste by suitable methods so as to keep the environment clean and free of waste। समझ में आ गया? तो इसका बेसिक अर्थ क्या है, अलग अलग तौर तरीकों से जो वेस्ट मटेरियल्स है उससे निजात पाना, छुटकारा पाना, उसको ठिकाने लगाना सुरक्षित रूप से, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में वेस्ट जगह जगह दिखाई देगा, गंदा होगा, हमारे लिए परेशानी। तो जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन और वेस्ट फ्री बनाया जा सके। अलग अलग तौर तरीके हैं, वो सब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। टुडे वेस्ट मैनेजमेंट हैज बिकम ए ग्लोबल नेसेसिटी। और आज जो है वेस्ट को वेस्ट को जो मैनेज करना है, ठिकाने लगाना, ये क्या है, एक तरह से पूरे विश्व की आवश्यकता है। ऐसा कोई कंट्री नहीं जिसको इस टॉपिक को देखना ना पड़े, वेस्ट को सबको मैनेज करना पड़ता है। वी कैन मैनेज वेस्ट बाय प्रैक्टिसिंग फॉलोइंग। तो कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे हम क्या वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो वेस्ट का मैनेजमेंट का तरीका है वो है 3R प्रिंसिपल। क्या है? 3R प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 3 अलग अलग R हैं जो पर्यावरण को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए सहायक होते हैं, पर्यावरण के दोस्त कह सकते हैं। 3R प्रिंसिपल भी कहलाता है। तो पहला R है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तीनों के अर्थ समझते हैं। These 3 are collectively known as 3 R's of the environment। ठीक है, चलिए पहला 3R में से पहला R क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है उपभोग कम करना। जो चीजों की हमको परफेक्टली बहुत ज्यादा अर्जेंसी या नीड है, आवश्यकता है, वही चीजें यूज करें, वही खरीदें। अननेसेसरी चीजों को खरीदना नहीं है जिससे कि वेस्ट जनरेट होता हो। द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड में बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग। दो तरीके हैं जिससे कि वेस्ट का जनरेशन हम कम कर सकते हैं। बाय ओनली दोज थिंग्स विच यू नीड। ओनली वो चीजें खरीदो जिनकी आवश्यकता हो। अननेसेसरी चीजों को खरीद के घर में ढेर नहीं लगाना है, वो बेकार हो जाएंगे। ड्यूरिंग लंच डिनर, खाना खाते वक्त, भोजन खाते वक्त अपनी थाली में, प्लेट में उतना ही परोसो जितना कंफर्टेबली खा पाओ। भर नहीं लेना ज्यादा कि छोड़ना पड़े, वेस्ट हो जाए, वो बिन में फेंकना पड़े। समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें दो इंपॉर्टेंट। तो अगर हम उपभोग कम करेंगे, यूज कम करेंगे, तो जाहिर है वेस्ट भी कम जनरेट होगा। अगला है रीयूजिंग द वेस्ट। मान लो हमने कोई चीज यूज कर ली, बेकार हो गई, कोशिश करो उसको ठीक करके दोबारा यूज कर पाओ, फेंक नहीं देना उसको। ठीक है, करिए क्या? तो वी कैन यूज सर्टेन थिंग्स बाय रिपेयरिंग देम। कुछ चीजों को हम रिपेयर करके यूज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है कि नहीं क्या? फिर उसके बाद जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं बच्चों, प्लास्टिक्स, ठीक है, तो प्लास्टिक बैग हो गए, बॉटल्स, दे कैन बी यूज्ड अगेन। पॉलिथीन बैग्स वगैरह होगा, इसको हम दोबारा कैरी बैग के रूप में हम कुछ दूसरी चीजों को डालने के लिए सुरक्षित यूज कर सकते हैं। बॉटल्स वगैरह जो होती है उसको दोबारा पानी उनी भरने के लिए यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो होगी, तो उनको फेंकना नहीं है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, न्यूज़पेपर्स में भी यूज फॉर कवरिंग बुक्स। अखबार आ गए तो उससे हम क्या किताबों को कवर कर सकते हैं, या फिर ग्रोसरी के दुकान के एनवलप्स वगैरह बना सकते हैं चीजों को बेचने के लिए। एम्प्टी जार्स, जो खाली जार होते हैं जिसमें जैम वगैरह आ जाते हैं, कई प्रकार चाय पत्ती वगैरह आ जाती है, जैम्स आ जाते हैं बॉटल्स वगैरह में, इनको दोबारा से किचन में दूसरी चीजों को जमा करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से सपोज हमारी बकेट्स वगैरह आती है, पेंट्स आता है, उसको हम पानी उनी भरने के लिए, या कच्चा जो भी है दालें वगैरह, राइस वगैरह स्टोर करने के लिए हम बकेट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। पीपे, कनस्तर जो ऑयल के आते हैं, उसको काट पीट के ढक्कन उसमें फिट करवा करके उसको हम ड्राई आइटम जो किचन का है, आटा हो गया, दाल हो गया, राइस हो गया, अनाज हो गया, ये सब स्टोर कर सकते हैं। तो तरह तरह की चीजें हम क्या है कर सकते हैं। तो ये सब चीज कहलाते हैं रीयूजिंग। एक बार यूज कर लिया, फेंकना नहीं है, उसको दोबारा यूज किया जाए। चलिए अगला है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल यदि हमारे घर में बन गया है, जमा हो गया है, उसको इकट्ठा कर लिया जाए और उसको कबाड़ी वाले को, जंक डीलर को दे दें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो फैक्ट्री में जाके दोबारा रिन्यू हो जाती हैं, तो लागत कम आएगी, दोबारा रिसाइकल मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, और कंपनियों को भी रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज पे दबाव कम हो जाएगा। वी कैन कलेक्ट मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लास, मेटल, ब्रोकन प्लास्टिक, उनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एंड फैक्ट्रीज के माध्यम से इनको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 3 R's ऑफ द एनवायरमेंट: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगला बच्चों इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब होता है कंबशन, दहन, जलाना।
तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको यदि हम जला दें तो जलाने से क्या होता है, कुछ फायदे भी है इसके, कुछ नुकसान भी है बच्चों। तो अगर हम किसी वेस्ट को जला देते हैं तो ये देख लो जलाने के बाद में जो सॉलिड वेस्ट है उसका वॉल्यूम बहुत घट जाता है। मतलब अगर उसका वॉल्यूम 100 है तो 20-30% से ज्यादा नहीं बचता, 1/5 या 1/3 के बीच में वॉल्यूम उसका बच जाता है, तो बहुत वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत जगह नहीं घेरेगा वो। तो इन दिस मेथड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो भी पूरे शहर भर से कूड़ा कचरा जो कलेक्ट किया जाता है, इट इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर उसको जला देते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू रेसिड्यूअल गैसेस, तो थोड़ा बहुत राख बच जाएगी और कुछ गैसेस निकलेंगी। इन गैसेस को भी वाटर में से पास करके उसको परफेक्टली हार्मलेस होने के बाद में ही बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाता है। उस पानी से फिर हार्मफुल केमिकल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट टू 20 to 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लो शुरू में उसका वॉल्यूम जगह कितनी घेर रहा है, 100, अब वो 20 से 30% ही जगह घेरेगा। तो इसका मेन फायदा क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा जहां जिन कंट्रीज में वेस्ट जनरेट होता है उन कंट्रीज में बहुत सारा दबाव होता है लैंडफिल पे। कितनी जगह भूमि हम खोद खोद के गड्ढा भरेंगे वेस्ट से, तो लैंडफिल का जो एरिया है उसको कम करने के लिए हम इस कूड़े कचरे को जला सकते हैं। तो जलाने के दौरान जो हीट मिलेगी उसको हम यूज करके पानी उनी गर्म करके टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। समझ में आ गया, स्टीम प्रोड्यूस करके। सो ऐसा भी हो सकता है। तो होता क्या है, तो एक तो लैंडफिल पे दबाव कम होता है, दिस डिक्रीजेस द स्पेस दे टेक अप एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन लैंडफिल। समझ में आ गया, तो इससे क्या होता है, जो दबाव होता है लैंडफिल पे वो कम पड़ेगा। तो जलाने के बाद में बहुत सारा वॉल्यूम कम हो जाता है उसका, एंड दिस डिक्रीजेस द स्पेस दे टेक अप। तो इससे क्या होता है, कम जगह घेरेगा, जलाने के बाद में फेंको बहुत ही कम जगह में वो आ जाएगा। तो दे विल टेक अप वेरी वेरी लेस स्पेस, एंड इससे क्या दबाव कम होगा लैंडफिल पे। भाई भूमि का जो गड्ढे होते हैं गहरे जिनमें कि हम ये कूड़ा कचरा डालते हैं उसका भी तो कुछ साइज होता है, जल्दी भर जाएगा तो फिर दोबारा नया लैंडफिल खोजना पड़ेगा, हमको नई जगह बर्बाद करनी पड़ेगी। और ये मेथड नॉर्मली जापान में बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि जापान बच्चों एक आइलैंड का समूह है, छोटा कंट्री है, बहुत ज्यादा भूमि अवेलेबल नहीं है वहां पे, और उस जो अवेलेबल भूमि है उसमें उनको खेती बाड़ी भी करनी है, फसलें भी उगानी है। ठीक है, अब उसमें अगर वो कूड़ा कचरा दबाएंगे उस भूमि में तो बहुत सारी भूमि वेस्ट होगी। तो भूमि बहुत एक स्केर्स रिसोर्स है वहां पे, तो उसको लैंडफिल के रूप में बर्बाद नहीं करते वो लोग। क्या होते हैं, प्लास्टिक्स और इस तरह की चीजों को तो कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स बना लेते हैं, हीट करके कंप्रेस करके कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स बना लेते हैं, और बाकियों को जला करके उसका वॉल्यूम बहुत ही कम कर देते हैं। अगला क्या है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन मेनी वेस्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड मेड रीयूजेबल। बहुत सारा हमारा जो गंदा नालियों का पानी होता है, सीवेज है, उसको हम कलेक्ट करके बड़े बड़े टैंक्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एल्गी की मदद से, ब्लीचिंग एजेंट्स की मदद से हम क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर दिया, और जो उसमें से यूजफुल जो कंपोनेंट है वाटर वगैरह उसको निकाल करके हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इससे भी हमको मदद मिलती है। ठीक है कि नहीं, क्या तो रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट आ गया इसमें, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने बॉडी के अंदर मौजूद केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं एंजाइम्स, उसकी मदद से चीजों को डिकम्पोज करके वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में इनका यूज बहुत होता है। अगला, इनक्लोजिंग वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स एंड डंपिंग देम इन डीप ओशंस विदाउट पोल्यूटिंग देम। बच्चों कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे हाई एनर्जी किरणें निकलती रहती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, खासकर उनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, बहुत हानिकारक है, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर कोई उनसे एक्सपोज हो जाता है। तो इस प्रकार के वेस्ट को हम लेड के कंटेनर में सील कर देते हैं। ठीक है, लेड या एल्यूमिनियम के कंटेनर। तो लेड जो होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है रेडियोएक्टिव किरणों को एब्जॉर्ब करने की, तो लेड के कंटेनर में सील कर दिया और उनको बहुत गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। मैराइना ट्रेंच जो हमारा पैसिव ओशन है वहां पे हम ऐसे कंटेनर्स को डंप कर देते हैं, वो बहुत गहराई में पड़ा रहेगा और उससे क्या रेडियोएक्टिव पोल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इनक्लोजिंग वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स एंड डंपिंग देम इन डीप ओशंस विदाउट पोल्यूटिंग देम, तो उनको खुले में नहीं छोड़ते। एग्जांपल, हमारे रेडियोएक्टिव वेस्ट ऐसे आते हैं, उनको सील कर देते हैं लेड कंटेनर्स में और फिर उनको समुद्र में डंप कर दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में सीधा गड्ढा खोद के भी दबाएंगे ना तो भी उनमें से रेडिएशन किरणें निकलती रहती है। चलिए अगला हमारा 7th वाला क्या है, जापान में मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक मेटल होता है, पॉलिथीन प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, उनको हीट दे करके, हीट देते, जलाते नहीं है, सिर्फ हीट देते हैं, हीट दे करके उनको कंप्रेस करके कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक्स बना लेते हैं और इन ब्लॉक्स को वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। इन ब्लॉक्स में दीमक नहीं लगती, हल्के होते हैं, पानी में डूबते नहीं है, इजीली टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होते, क्रैक नहीं होते, सीलन नहीं आती, पपड़ियां नहीं आएंगी, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं।
ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हीट एंड प्रेशर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं फ्रॉम पॉलिथीन एंड वेस्ट प्लास्टिक, और ये जापान में खूब यूज होते हैं ऐसे ब्लॉक्स। तो उनको एडेसिव लगा करके चिपका देते हैं, फटाफट दीवार खड़ी हो जाती है, उस पे क्या है बिल्कुल वॉलपेपर या बिल्कुल सनमाइका लगा कर उसको फिनिश कर देते हैं। तो दीवार की दीवार ही बना देते हैं और उसको स्क्रू पे से कस देते हैं, फटाफट घर बना लेते हैं। इस प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं पैम्पर्ड घर होते हैं, इस प्रकार से फटाफट बनाए जा सकते हैं वहां पर प्लास्टिक्स और पॉलिथीन की मदद से, ब्लॉक्स की मदद से। फैट्स कैन बी टेकन आउट ऑफ डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। बच्चों जो जानवर जो होते हैं कई बार मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को ऐसी सड़ने के लिए फेंकना नहीं, पोल्यूशन होगा, उनकी बॉडी से फैट चर्बी निकाल लेते हैं और उसे सोप वगैरह बनाए जा सकते हैं। मार्गरीन सोप जो होता है एनिमल फैट से बनाया जाता है। देयर बोन्स, उनकी हड्डियां हैं, उनको चूरा करके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाया जा सकता है। चारकोल बनाया जा सकता है हड्डियों से, और यही चारकोल फिर शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है चीनी बनाने के लिए, चीनी को प्यूरिफाई करने के लिए। क्लियर है। तो ये एनिमल बॉडी को भी हम यूज कर सकते हैं। चमड़ा वगैरह जो होता है चमड़ा उद्योग में काम में आ जाएगा, सब चीज यूज होती है। द प्रोटीन पार्ट, और जो एनिमल्स का जो प्रोटीन पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है, उसको हम काट के छोटे छोटे पीसेस में सुखा सकते हैं। इसको फिश फीड के रूप में, पोल्ट्री फीड के रूप में यूज कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। तो जो हमारे जो पोल्ट्री बर्ड्स है, मुर्गी फॉर्म है, वहां पे यूज हो जाता है, या फिर फिशरीज वगैरह में छोटे छोटे दाने बना के उनकी गोलियां बना करके यूज किया जा सकता है पाउडर फॉर्म में। एनिमल जो प्रोटीन पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है। उसका जो एनिमल डंग है, जानवर से मिलने वाला गोबर है, ह्यूमन एक्सक्रीट है, इसको हम बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट करके बायोगैस बना सकते हैं। ये बायोगैस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन का काम करेगा। इसी प्रकार से जो सीवेज है, गंदा जो नालियों का पानी है, ठीक है, उसको बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें से पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, और वही पानी फिर हम इरिगेशन, वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सब के लिए काम में आ सकता है। ठीक है कि नहीं क्या? सो सीवेज में भी ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड वाटर में भी यूज फॉर इरिगेशन, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। पीने के लिए तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम फालतू फालतू कामों के लिए इस प्रकार का पानी यूज कर सकते हैं। तो एनिमल डंग की मदद से बायोगैस बना सकते हैं, वेस्ट वाटर जो है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। अडॉप्ट कंपोस्टिंग ऑफ वेट ऑर्गेनिक वेस्ट, हमारे किचन से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, फल सब्जियों के पील्स, इस प्रकार की चीजें, इनको हम क्या है किचन गार्डन में मिट्टी में दबा करके कंपोस्ट बना सकते हैं, और ये हमारे किचन गार्डन में मैन्योर की तरह काम आ सकती है। ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है, मैंने बताया था कि जैसे कई बार क्रॉप रिमेन्स बच जाती है। आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में जो है फसलों को लोग खेतों में ही जला देते हैं, पराली वगैरह। तो आजकल इस ट्रेंड में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो विलेज, पंचायत और म्युनिसिपल लेवल पे, टाउन लेवल पे क्या होता है, गांव-गांव से जाकर के जो उनका जो क्रॉप रिमेन्स होते हैं वो कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर वो चारा के रूप में पशुओं के लिए यूज नहीं करना चाहते तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बड़े-बड़े जो ढेर हैं वो म्युनिसिपल लेवल पे एक पर्टिकुलर जगह लगा देते हैं, वहां एक फैसिलिटी सेटअप कर दी जाती है। उस एग्रीकल्चरल रिमेन्स को जलाते हैं, जलाने से हीट बनेगी, हीट से पानी गर्म करते हैं बड़े-बड़े बॉयलर्स में, पानी से स्टीम बनती है, स्टीम को कंप्रेस करके टरबाइन घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है गांव के ग्रामीण लोगों के काम में आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है, क्रॉप रिमेन्स है, उसको जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। म्युनिसिपल लेवल पे छोटे-छोटे पावर प्लांट सेटअप किए जा सकते हैं। मेकिंग लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान फॉर एवरी सिटी, हर शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जहाँ पे कि जो बड़े बड़े गलियां हैं, रोड्स हैं, उनके नीचे सीवर लाइंस प्रॉपर डले, ठीक है कि नहीं क्या, और ये पूरे शहर का कूड़ा कचरा जो सीवेज है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से बड़े सीवर पाइप को ज्वाइन करे, वहां से किसी शहर से, इंडस्ट्री शहर से दूर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया जाए। तो पूरे प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ऐसे खुली नालियां नहीं होनी चाहिए। ये कभी कभी हमारे नीमका थाना का भी एक मास्टर प्लान है जो आने वाले 10-20-25 सालों तक इम्प्लीमेंट होगा, और ये सीवरेज लाइंस वगैरह का भी यहाँ पे प्लानिंग हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे ही होगा। सारी गलियां खुदेंगी, मोटे मोटे सीवर पाइप्स डलेंगे और ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा, लेकिन ये इसके लिए कई वर्षों का समय लग जाएगा। तो मेकिंग लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान, हर शहर का ऐसा प्लान होता है, और आने वाले भविष्य में 20-25 सालों में क्या क्या काम होंगे इस चीज के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये सब होता है। एंड टाउन, तो शहर का, सिटी का, सबका ही होता है टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से पूरी तरह से निजात पाने के लिए ऐसे प्लान होते हैं। अगला, डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट, जो भी हमारे घरों में वेस्ट जमा होता है उसको हम सेग्रीगेशन कर ले। सेग्रीगेशन का मतलब होता है उसको पृथक पृथक कर ले, अलग अलग कर ले, सॉर्टिंग आउट कर ले प्रकार के हिसाब से। ठीक है। गीला वेस्ट अलग, सूखा वेस्ट अलग, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो अलग। ठीक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट बना ले घर पे ही। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हम क्या कचरे के वाले गाड़ी में डाल सकते हैं, या फिर हम क्या है जंक डीलर को दे सकते हैं। ठीक है, ताकि मिट्टी में ना जाए वो। तो डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट फ्रॉम कॉलोनीज बाय अर्बन लोकल बॉडी, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी जो है, तो नगर पालिका तो टाउन्स में, और म्यूनिसिपैलिटी बड़े शहरों में, सिटीज में, जिले हो गए या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहां पे म्यूनिसिपैलिटी। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने अपने लेवल पे घर घर से, कॉलोनीज से जाकर के
वेस्ट जमा करते हैं। तो यहाँ पे नगर पालिका की गाड़ियां आती है, हॉपर्स बोलते हैं उनको, ग्रीन कलर की जो गाड़ी आती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट शुड नॉट बी इंटरमिक्स्ड। अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अब पहला है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। बच्चों बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग मेटल से रिलेटेड कई प्रकार का वेस्ट होता है, स्टोन डस्ट आता है, टूटी फूटी टाइल्स, कांच हो गया, जंग लगी कीले हो गया, देन सीमेंट के डेब्रीज वगैरह हो गया, ठीक है, पत्थर के रोड़े हो गए, ग्रेवल वगैरह, ईंट के टूटे मोटे पीसेस वगैरह हो गए, ठीक है कि नहीं क्या, देन जंग लगे आयरन बार्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें जो होगी कंस्ट्रक्शन वेस्ट। और डिमोलिशन वेस्ट क्या होता है, कई बार पुराना स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के नया बनाना है, तो डिमोलिशन में भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक। तो बनाने में भी जनरेट होता है और तोड़ फोड़ में भी जनरेट होता है। तो ये सब वेस्ट जो होती है इसको कैसे, तो इसको अलग रखना है। हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उसको अलग रखना है, सबको आपस में मिक्सअप नहीं करना है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उसको कंपोस्टिंग के लिए अलग रखना है, उसको हम प्लास्टिक के साथ मिक्सअप ना करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि जंक डीलर के पास जा सकता है, जो रिसाइकल हो सकता है, उसको अलग रखें। तो इनको मिक्सिंग करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये काम नॉर्मली होता है अलग अलग शहरों में। तो हमारे घर में अलग अलग देखो नगर पालिका की तरफ से अलग अलग बकेट्स दी जाती हैं, दो दो, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की। तो एक में गीला कचरा बायोडिग्रेडेबल, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं कहता हूं सॉर्टिंग आउट करके हमको रखना चाहिए। उसके बाद बच्चों लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड। तो वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में फील्ड में लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहने चाहिए, रिसर्च वर्क होता रहना चाहिए, खोजबीन जांच होती रहनी चाहिए। और अगर किसी उन्नत देश को कोई बहुत अच्छे तरीके, सुलभ तरीके, सस्ते चीप तरीके अगर मिल जाते हैं वेस्ट को ठिकाने लगाने के, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग नेशंस है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके साथ भी अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करना चाहिए, जिससे क्या सारे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनको वेस्ट को मैनेज करने में मदद मिल पाए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार और जो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी भी सहारा लिया जा सकता है। तो कंटिन्यूअस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड एट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल। तो लगातार इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड शेयर द इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। और वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो उन्नत देश हैं वो जिन तकनीकों को यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड तकनीकों को, उनको शेयर करना चाहिए। इन्वायरमेंट सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ वो उन तकनीकों को शेयर करें, अपने तक ही सीमित ना रखें। समझ में आ गया? क्योंकि अल्टीमेटली पर्यावरण हमारा सबका है, सभी देशों का कॉमन है, ठीक है। अगर एक देश इसकी क्वालिटी को डैमेज करता है तो सभी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए अगला हम देखेंगे बच्चों, जो वेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्रकार का वेस्ट कौन कौन सा है, ठीक है, एंड उनके हानिकारक प्रभाव क्या है प्रकृति पे और ह्यूमन बींग्स पे। तो पहले हम देखेंगे वेस्ट के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप वेस्ट में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो सोर्स के आधार पर कहां से वो निकला, उसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति के आधार पे वो कुछ प्रकार है, ये है। और फिर देखेंगे हार्मफुल असर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड वेस्ट, ये घर से निकलता है। म्यूनिसिपल वेस्ट, ये पूरे शहर से, मार्केट प्लेस शहर हो गया, दुकानें हो गई, वहां से निकलने वाला कूड़ा कचरा है। इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट, ये उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है, ठीक। चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड वेस्ट। सच वेस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स। हमारे जो घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह में, शहरों में, वहां से निकलता है कूड़ा कचरा। द सॉलिड वेस्ट, और इसमें कई तो सॉलिड वेस्ट भी हैं। द सॉलिड वेस्ट इंक्लूड गार्बेज एंड रबिश लाइक। तो कई प्रकार का कूड़ा कचरा होता है हमारे घरेलू वेस्ट में, जैसे कि एम्प्टी बॉटल्स, खाली बिस्लरी की, पानी की बोतल वगैरह हो सकती हैं, कैन हो सकते हैं, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह के कैन आते हैं, ठीक है, रसगुल्ले के डब्बे हो गए, क्लोथिंग, फटे पुराने कपड़े हो सकते हैं हमारे, ठीक है। कंपोस्ट हो सकता है, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद वगैरह जो होती है ना, वेस्ट मटेरियल, जो भी किचन से निकलने वाला वेस्ट होगा। डिस्पोजेबल्स, यूज एंड थ्रो वाले कई प्रकार के हमारे, हम देखो डिस्पोजल, हम पेपर कप होते हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ग्लासेस होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए यूज करते हैं शादी समारोह में, डिस्पोजेबल हो गए। उसके अलावा कॉटन, रुई हो गई, हम बत्तियों में यूज करते हैं, कहीं चोट टूट लग जाए तो हम रुई वगैरह पट्टी वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं। फॉइल्स, मेटल की फॉइल वगैरह खाना वाना रैप करने के लिए यूज कर लेते हैं। फूड पैकिंग आ गया हमारा, पन्नियां वगैरह होते हैं वो यूज कर लेते हैं। मार्केट से कोई भी भोजन का थैली पन्नियों में खरीद के लाए, यूज किया, खा लिया, बेकार। जैसे हमने चिप्स कुरकुरे खाए, फूड पैकिंग जो होता है वो बेकार ही चला गया। टॉफी खाई, रैपर्स, चॉकलेट खाई, रैपर्स, वो सब फूड पैकेजिंग में आ गया। फूड स्क्रैप्स,
भोजन के बचे कुछ क्रम्स, पीसेस, टुकड़े वगैरह हो गए, वो सब। देन न्यूज़पेपर्स हो गए पुराने ओल्ड, देन मैगजीन्स वगैरह हो गई, पैम्पलेट वगैरह रोज ही देखना पेपर में, अखबारों में ये निकलते ही रहते हैं, कोई पढ़ने भी चाहता नहीं, उनको फेंक देता है ऐसे ही। ट्रिमिंग्स ऑफ गार्डन प्लांट्स, हमारे जो पेड़ पौधे हैं गार्डन में उनकी काट छाट करते हैं, तो उनके जो वेस्ट मटेरियल वगैरह जो काट छाट कटाई छटाई करने पे जो टहनियां पत्ते बच जाएंगे, वो घास फूस निकाला बेकार, वो वीड्स निकाले, वो लिक्विड वेस्ट लाइक सीवेज वगैरह, नालियों का गंदा पानी जो है, ये सब चीजें हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट। अगला हमारा है म्यूनिसिपल वेस्ट, ये शहर का कूड़ा करकट जो अलग अलग जगहों से निकल सकता है। कहां से निकल सकता है? इट इंक्लूड्स गार्बेज फ्रॉम हाउस होल्ड, घरों से भी, भाई शहर में मार्केट प्लेस में भी घर होते हैं, स्कूल से निकल सकता है, ऑफिस से निकल सकता है, मार्केट प्लेस हो सकती है, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, अदर पब्लिक प्लेसेस, रेलवे स्टेशन, इन सब से निकलने वाला वेस्ट। समझ में आ गया? इट में इंक्लूड, और क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है? इट में इंक्लूड फूड डेब्रिस, भोजन के वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, भोजन के पीसेस हो सकते हैं, यूज्ड प्लास्टिक बैग्स, एम्प्टी पाउचेस ऑफ गुटखा, जो कई लोग पाउच गुटखा खाते हैं ना, पान मसाला, इसके पाउचेस खूब देखने को मिलेंगे, सोडा कैन, प्लास्टिक वाटर बॉटल, टूटा फूटा फर्नीचर, ब्रोकन होम अप्लायंसेस, टूटे फूटे घरेलू उपकरण, क्लोथिंग, फटे पुराने कपड़े बेकार। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट। कई प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, तरह तरह का वेस्ट जनरेट करती हैं, ऐसे ही मिट्टी में फेंक देती हैं, नदी नालों में भेज देती हैं। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज लाइक, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो तरह तरह के वेस्ट निकालती हैं। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वेस्ट होते हैं, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग है, शुगर मिल्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे कपड़े की छपाई रंगाई पुताई होती है। उसके अलावा क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग, जहाँ पे भोजन की पैकिंग पैकेजिंग होती है। पेपर इंडस्ट्री हो गया, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जहाँ बिजली के उपकरण संयंत्र बनते हैं। उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री, जहाँ प्लास्टिक से बनता है। मेटल इंडस्ट्री हो गया, धातु कर्म जहाँ होता है। तो इनके जो वेस्ट है, इन सभी इंडस्ट्रीज के क्या क्या हो सकते हैं? हमारे मेटल पीस, धातु के टुकड़े हो सकते हैं, टॉक्सिक हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ गैसेस हो सकते हैं, हमारी राख हो गई, एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, ये तरह तरह की चीजें हैं जो कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री से निकलती है। ऑल दीज सीवियरली पोल्यूट द एनवायरमेंट, और इन सब से हमारा जो पर्यावरण है उसका बहुत अधिक प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी डैमेज होती है। और कई जो माइनिंग यूनिट्स है बच्चों, जहाँ पे जैसे हमारा राजसमंद में है मकराना माइंस है, जहाँ पे मार्बल निकाला जाता है, तो मार्बल्स को निकालने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को बड़े बड़े ग्राइंडर्स जो होते हैं, कटर मशीन होते हैं, उनसे काटा जाता है, और काटने के लिए लगातार उसमें पानी डालते हैं ब्लेड्स को ठंडा रखने के लिए। तो उससे मार्बल की स्लरी बनती है, पाउडरी गाढ़ा गाढ़ा घोल जैसा स्लरी बनती है। उस स्लरी को ऐसे ही वो मिट्टी में कहीं पे भी डस्ट कर देते हैं। सूखा अगर ग्राइंडर चलाएंगे किसी मार्बल पे तो खूब सारी फाइन डस्ट उड़ती है। तो आपने देखा होगा कोई भी जो स्टोन का काम करते हैं, कटिंग का, तो देखना जब मशीन से काटते हैं मार्बल को, तो पानी उनी पाइप से छोड़ते जाते हैं मशीन के पास में, तो स्लरी व्हाइट व्हाइट परफेक्ट पेस्ट जैसा बनता जाता है। तो बेकार है, मिट्टी में डाला तो मिट्टी को पोल्यूट करता है। ठीक है बच्चों, जो हमारी माइंस होते हैं, जहाँ पे मार्बल वगैरह, घर की बात नहीं कर रहा, माइंस में जहाँ से मार्बल को खोदा जाता है, वहां पे जब इनकी कटाई होती है तो इतनी स्लरी निकलती है, उसको बड़े बड़े डंपर्स में पैक करके भर भर के उसको डंपिंग साइट में छोड़ दिया जाता है। इतना 2-2 मीटर तक ऊंचा स्लरी जमा हो जाता है, सूख के पाउडर बन जाता है, दलदल जैसा इलाका हो जाता है। कई बार जानवर फंस के उसमें मारे जाते हैं दलदल में। ठीक है कि नहीं? सूख जाता है तो हार्ड सफेद पाउडर बन जाएगा, मिट्टी पूरी से बर्बाद हो जाती है, दूर से देखने से लगता है कि जैसे बर्फ जमी हुई है, पूरा बिल्कुल सफेद लगता है। ठीक, all these severely pollute the environment. Mining units release marble and stone slurry. तो जो माइनिंग होती है वहां पे मार्बल या स्टोन की, पत्थरों की जो स्लरी वो निकलती है। क्रशर्स, और जो क्रशर होते हैं जहां रोड़ी बनती है, जो स्टोन डस्ट बनती है, वो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़फोड़ करके जब ये स्टोन डस्ट या रोड़ी बनाते हैं, ग्रेवल बनाते हैं, तो इससे भी बहुत सारी डस्ट निकलती है और बहुत सारा पानी निकलता है। मशीनों को ठंडा रखने के लिए कूलर के रूप में यूज करते हैं। वेस्ट वाटर और डस्ट स्लरी ये सब निकलती है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट। उसका आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। खेती बाड़ी में, कृषि में भी बहुत सारे प्रकार का वेस्ट होता है। हमारी बहुत सारी अलग अलग बागबानी में हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है, फ्रूट ग्रोइंग करते हैं, ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक, हम पशुपालन करते हैं, मार्केट, गार्डन, नर्सरीज वगैरह, मार्केट्स वगैरह में जैसे दवाइयाँ होती है ना, देखा होगा दवाई बीज भंडार वगैरह है, वहाँ पे दवाइयाँ हो गई, पेस्टिसाइड्स वगैरह बिकेंगे, तो मार्केट प्लेस में भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड दुकानें होती हैं, गार्डन्स हो गई, नर्सरीज हो गई। नर्सरी में पौधे वौधे लेके आते हो तो देखना ब्लैक कलर की पॉलिथीन में, व्हाइट कलर की पॉलिथीन में वो रखते हैं पौधे, बाद में वो पॉलिथीन वेस्ट ही हो जाती हैं जब हम उसको घर में जाकर के प्लांट कर देते हैं। तो इंक्लूड्स एम्प्टी पेस्टिसाइड कंटेनर्स, तो हमारे पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, कीटनाशक दवाइयाँ, उसके कंटेनर्स, बॉटल्स वगैरह हो गई,
आउटडेटेड मेडिसिन, पुरानी जो होती हैं एक्सपायरी डेट वाली जो दवाइयां हो गई वो हो गई। यूज्ड टायर्स, पुराने फटे पुराने टायर गाड़ी मोटरों के, ट्रक्स के, ट्रैक्टर्स के। सरप्लस मिल्क, फालतू जो दूध बच जाता है वो डेयरीज वगैरह जो होती है, किसी के पास पशुपालन कर रहा है, खूब सारा फालतू दूध बच गया वो। कोका पॉट्स, चॉकलेट वगैरह जिससे बनती है कोका होता है, और इसके जो फलियां होती हैं फलियों में से बीज निकाल लेते हैं, उससे कोका बनता है, और उसके जो ऊपर के छिलके बच गए कोका पॉट्स कहलाते हैं। कॉर्न हस्क, मक्का जो होता है, मक्का, मक्के में से दाना निकाले, बीज निकाले, ऊपर का जो बच गया भुट्टा छिट्टा जो होता है, उसका पीछे का जो हिस्सा है वो कॉर्न हस्क हो गया। बेकार ही होते हैं सारे, क्रॉप रिमेन्स, और पीछे जो क्रॉप का फसलों का लेफ्ट ओवर, सब चीजें आ गई इसमें। ये सब एग्रीकल्चरल वेस्ट है। दीज स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू रेन वाटर कॉज पोल्यूशन। और अगर क्रॉप रिमेन्स है, फसल का जो हस्क है, बेकार चीजें हैं, जो मिट्टी में ढेर लगा हुआ है फसल का जो हस्क है, घास फूस, स्ट्रॉ, ठीक है, इसको नहीं उठाया तो बारिश के समय में सड़ने लगता है और बैड स्मेल देता है और पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक, ये हो गए एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसका आता है हमारा मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट में जो अस्पतालों से निकलने वाला वेस्ट है, इसमें क्या क्या आ गया, इंक्लूड्स वेस्ट रिलीज फ्रॉम क्लिनिक्स, अस्पतालों से जो वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल्स हो गया, जैसे कि इसमें क्या क्या, नीडल्स, नीडल मतलब इंजेक्शन वगैरह की सुइयां, ठीक है, गॉज पट्टी, सिरिंज, इंजेक्शन जिसे देते हैं, निडल सिर्फ आगे का हिस्सा होता है, सिरिंज पूरा पीछे तक का टॉप, जिसमें प्लास्टिक का जो मेटल होता है जिसमें दवाई भरी जाती है। वैक्सीन की बोतल, कांच की बोतल होती है, रबर का उसमें ढक्कन लगा होता है जिसमें इंजेक्शन की दवाई आती है, ठीक है। उसके अलावा आईवी सेटअप, ये ग्लूकोज का पूरा बॉटल और उसका जो ट्यूब, जो आईवी सेटअप होता है ना, और जो कैनुला होता है जो कलाई में लगाते हैं, वो सारा सेटअप इसके अंदर। एम्प्टी ग्लूकोज बोतल, खाली ग्लूकोज की बोतलें हो गई प्लास्टिक वाली, मेडिकल की टेप हो गई, पेपर टेप, बैंडेज हो गया, पट्टियां हो गई, सर्जिकल ब्लेड्स जिसे चीर-फाड़ करते हैं, रबर के दस्ताने, ग्लोव्स हो गया, इन्फेक्टेड टिश्यू, ब्लड, फ्लैश के पीसेस, ये सब चीजें क्या आती हैं, मेडिकल वेस्ट में आती है, जो अस्पतालों से निकलता है। तो ये इन्फेक्टेड टिश्यू और ब्लड के कारण ये क्या है, ये इन्फेक्शंस भी स्प्रेड कर सकता है मेडिकल वेस्ट। अगला आता है रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है। मैंने बताया था कि इसको ठिकाने लगाने के लिए लेड के ब्लॉक्स में इसको सील करके और समुद्र में डंप कर दिया जाता है। तो ये वेस्ट जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है। अब इनके नुकसानदायक प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे। दीज वेस्ट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड आवर वाटर रिसोर्सेज। बच्चों, पर्यावरण में जहां कहीं पे भी जाएंगे, हवा में, मिट्टी में, पानी में, हमारे वाटर रिसोर्सेज को, सॉइल को, पर्यावरण को ये प्रदूषित करते हैं। दे कॉज डैमेज टू सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी में जाने के बाद में ये क्या है, मिट्टी के उपजाऊपन को, उर्वरता को कम करता है। क्रिएट फाउल स्मेल इन द एयर। अगर बायोडिग्रेडेबल हमारे वेस्ट हैं, सड़ेंगे, बैड स्मेल आएगी, ठीक है। पोल्यूटेड फूड ग्रेस, अगर हमारे को भोजन या जो हम क्रॉप्स उगाते हैं वो हम ऐसी मिट्टी में उगाएं जहां पे या तो मिट्टी प्रदूषित है या फिर हम सिंचाई गंदे पानी से कर दें, पोल्यूटेड वाटर से, तो जो भोजन, जो अनाज के रूप में जो हमको भोजन मिलेगा वो अनाज पोल्यूटेड होता है, उससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लो कैटेगरी का या बेकार क्वालिटी का भोजन हमको कलर जो है डिसकलर्ड फूड ग्रेन्स, इन्फेक्टेड फूड ग्रेन मिलेंगे, पोल्यूटेड फूड ग्रेन्स, ठीक है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। मे स्प्रेड डिजीज एंड इन्फेक्शंस। और ये जो कूड़ा कचरा होता है इसमें कई बार इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। टाइफॉइड, मलेरिया, टाइफॉइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो टीबी, टाइफॉइड, मलेरिया, इस तरह की चीजें, मलेरिया तो नहीं और बाकी कई इन्फेक्शन होते हैं जो कि फैल सकते हैं। कॉज डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। कई बार बच्चों, लोग जो होते हैं पॉलिथीन के अंदर कूड़ा कचरा डाल करके, गांठ लगा करके ऐसे बाहर फेंक देते हैं। अब जानवर उसको सूंघते हैं, उसके अंदर कुछ भी फल सब्जियों का छिलके खाने की चीज मिली उसके अंदर, तो खोल तो पाते नहीं पन्नी की गांठ को, तो पन्नी के साथ ही खा जाते हैं, और इससे बहुत सारा प्लास्टिक पॉलिथीन उनके बॉडी में जमा होते जाता है इंटेस्टाइन में, और कभी कभी वो इतना हद तक बढ़ जाता है कि पशु की डेथ भी हो जाती है, स्ट्रे एनिमल्स की डेथ। और हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल, सभी के लिए क्या है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करता है। जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव है हेल्थ के लिए। नेम द कमिटी एस्टैब्लिश्ड फॉर गार्बेज मैनेजमेंट इन इंडिया इन 1975। बच्चों 1975 में जो हमारा गार्बेज है उसको मैनेज करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए एक कमिटी स्थापित की गई थी, और इसे सुझाव मांगे गए थे कि हमारे देश में जो कूड़ा करकट है उसके प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये कमेटी का नाम था शिवरामन कमेटी, ठीक है। और इसने कौन से सुझाव दिए, तो अगले ही क्वेश्चन में है, व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरामन कमेटी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है
जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए शिवरामन जो कम्युनिटी है उसने क्या सुझाव दिए थे सरकार को? तो 3 मेन सुझाव थे उसके, शिवरामन कमेटी के 3 मेन सुझाव थे। क्या सुझाव थे? सबसे पहला, जो कम्युनिटी लेवल है, हमारा जो कम्युनिटी मतलब समाज जो है हमारा, हम जहाँ रहते हैं, रिहायशी जो इलाके हैं, अर्बन हो चाहे रूरल हो, वहाँ पे बड़े-बड़े डस्टबिन स्थापित करना, ताकि लोगों को अगर बड़ा सारा डस्टबिन मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर जो छोटे-छोटे डस्टबिन होते हैं वो तो तुरंत ही भर जाते हैं। कचरे की गाड़ी हालाँकि आजकल कूड़ा कचरा लेने आ रही है, लेकिन उस समय 1975 में ये सुविधा नहीं थी। तो सरकार से अनुरोध किया गया था कि बड़े-बड़े डस्टबिन जगह-जगह पे कुछ-कुछ 100-100, 200-200, 300-300 मीटर की दूरी पे रखे जाएँ। लोग अपने घरों में कचरा जमा करें डस्टबिन्स में और फिर वहाँ से ले जाकर के उन बड़े-बड़े डस्टबिन में डाल दिया जाए। बड़े डस्टबिन से फिर कचरे की गाड़ियाँ कभी-कभी 10-10 दिन से, हफ्ते भर से आएँ और उसको वहाँ से क्लीन करके ले जाएँ। तो इससे क्या कूड़ा-कचरा गलियों में इधर-उधर डिस्पर्स नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन ऑफ बिग गार्बेज बिन्स एट कम्युनिटी लेवल, समझ में आ गया? रेजिडेंशियल इलाकों में बड़े-बड़े बिन्स, डस्टबिन्स रखे जाएँ। उसके बाद सूटेबल सिस्टम ऑफ सीवर लाइन्स, बच्चों ऐसे बड़े-बड़े जो बिन आपको नगर पालिका के सामने खाली जगह पड़े वहाँ दिख जाएंगे, येलो कलर के बड़े-बड़े ढक्कनदार बिन्स होते हैं। ये पहले इंस्टॉल किए गए थे यहाँ पे कई रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, अब क्योंकि कचरे वाली गाड़ी आने लगी तो इनको हटा दिया गया। अगला है सूटेबल सिस्टम ऑफ सीवर लाइन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। बच्चों ह्यूमन जो एक्सक्रेटा है उसके लिए क्या होते हैं, जो हमारे जो सीवर पाइप्स होता है, हर घर से छोटे-छोटे सीवर पाइप्स को एक मेन सीवर पाइप्स में जोड़ा जाए, तो प्रॉपर सीवर लाइन्स का अरेंजमेंट होना चाहिए गली-गली पूरे शहर का, ठीक है? तो सूटेबल सिस्टम ऑफ सीवर लाइन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा है, उसके लिए सीवर लाइन्स होनी चाहिए। तो अभी ये नॉर्मली हमारे शहर निमताना में है नहीं, आने वाले 15-20 सालों में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए घर-घर पे अलग से सबको एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए जो अंडरग्राउंड बड़े-बड़े चेंबर्स बनाते हैं लोग, गहरे-गहरे कुइयाँ खुदवाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? वो सेंट्रली शहर के बाहर सीवर लाइन्स के माध्यम से चला जाएगा और उसको फिर रिसाइकिल करके क्या है, उसको क्या है रिसाइकलिंग करके उससे मैन्योर वगैरह भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, और जो सॉलिड कूड़ा कचरा है उसका वॉल्यूम कम करने के लिए उसको जलाना, दहन करना। तो प्रॉपर तरीके से उसको सुरक्षित रूप से जलाया जाए, पोल्यूशन भी नहीं हो, जो भी गंदी गैसेस निकले उसको ट्रीट किया जाए, वाटर से ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि हार्मलेस होकर के ही गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाए। तो इंसिनरेशन मतलब बर्निंग ऑफ वेस्ट। तो 3 बड़े बिन स्थापित करना, सीवर लाइंस का अरेंजमेंट करना ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए, एंड सॉलिड वेस्ट को जला देना, कंबशन। ये 3 सुझाव दिए थे शिवरामन कमेटी ने। अब इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पुअर मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज इन स्मॉल टाउन्स और विलेज? बड़े शहरों में कचरा प्रबंधन अच्छा हो रहा है, बड़े-बड़े ठेकेदार होते हैं, वहां पे जो सरकारी तंत्र है वो ज्यादा एक्टिव है, तो वहां तो साफ सफाई देखने को मिलती है। लेकिन जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें क्या होता है, कचरा प्रबंधन इतना अच्छा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मेन कारण क्या होता है? द मेन रीजंस आर लैक ऑफ फंड्स। उचित मात्रा में फंड्स नहीं दिए जाते, लोकल लेवल पे सरकार फंड नहीं देती है। द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार जो होते हैं बहुत ही कम है, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते हैं वो, और जो लेते भी हैं उनको भी पेमेंट टाइमली नहीं मिलता, या तो पंचायत की ओर से या सरकारी जो पेमेंट्स होते हैं बहुत डिले होते हैं, तो लोग इस काम को करना पसंद ही नहीं करते। समझ आ गया? वेस्ट मैनेजमेंट में कोई आगे नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा इन स्मॉल टाउन्स एंड बिग सिटीज? छोटे शहरों में प्रति व्यक्ति लगभग 0.1 kg, 100 ग्राम के करीब वेस्ट रोज बनाता है, रोज जनरेट करता है छोटे शहरों में। और जो बड़े शहर होते हैं उसमें 0.6 kg मतलब 600 ग्राम के करीब एक पर्सन एवरेज वेस्ट डेली जनरेट करता है, हर पर्सन, ठीक है? तो छोटे इलाकों में वेस्ट कम होता है, बड़े इलाकों में वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है, ठीक? उसके बाद जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए जो 3R है, कौन सा है 3R प्रिंसिपल में? 3R, पहला R है रिड्यूस, उपभोग कम करना, रीसाइकिल, जंक डीलर के माध्यम से जो रिसाइक्लेबल मटेरियल उसको इकट्ठा करके वापस फैक्ट्रीज में क्या है उनको दोबारा से नए प्रोडक्ट का रूप दे देना, रीयूज, एक बार प्राइमरी यूज हो गया तो उसको दोबारा किसी डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करना, इससे क्या रॉ मटेरियल्स की कम लागत आएगी इंडस्ट्रीज में। तो ये 3 हमारे 3R है वेस्ट मैनेजमेंट। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, जो प्लास्टिक होता है, हम कई प्रकार की थैलियां, प्लास्टिक के पेपर कप्स वगैरह, प्लास्टिक प्लेट्स वगैरह हो गई, ठीक है, जो हमारे थर्मोकोल के पेपर कप्स आते हैं वो हो गए, उसके अलावा पानी की बोतलें हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें प्लास्टिक मटेरियल, खासकर गर्म खाना,
बहुत जो गर्मा गर्म खाना होता है उसको प्लास्टिक में, थर्मोकोल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक। क्योंकि इन प्लास्टिक सब्सटेंसेस में बहुत हानिकारक कंपाउंड आता है बिस्फेनॉल। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो डायबिटीज वगैरह हो सकती है, इससे इंसुलिन का इम्बैलेंस आ सकता है, हमारी एंजाइम्स जो होती है उसमें इम्बैलेंस आ सकता है, तो इससे डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक तो कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म आइटम स्टोर नहीं करना चाहिए, कांच या स्टील के बर्तन हमको लेने चाहिए। क्लियर है? तो ये प्लास्टिक्स का यूज नहीं करना चाहिए हमको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर 13 खत्म होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होता है वेस्ट, वो हमने देखा। उसके बाद वेस्ट के मेन प्रकार दो, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनका फर्क, एंड हाउ डू वी मैनेज वेस्ट को ठिकाने लगाने के कौन कौन से मेन तरीके। तो 3R हमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। और जो छोटे कंट्रीज होते हैं वहां पे इंसिनरेशन, दहन कर देना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और बाकी जगह कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स वगैरह, रिसाइकलिंग वगैरह भी की जा सकती है, ठीक है, जिससे कि क्या वेस्ट को ठिकाने लगाया जा सके। लैंडफिल पे छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप अच्छे से समझ करके इसको नोट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।